विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मौर्योत्तर कालीन, है ना। मौर्यों के बाद यानी मौर्योत्तर कालीन राजनीति एवं सांस्कृतिक विकास, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पोस्ट मौर्यन एज। उसमें आज हमने पढ़ना है कुषाण वंश, बहुत इंपॉर्टेंट प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुषाण वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है वो चीनी ग्रंथ पानकू, ये बता दिया था मैंने आपको, पानकू कृत सियन हांसू और फाने कृत हाउ हांसू, ये दो राइटर याद रखने हैं आपने। जैसे आप वहिनसांग की सीयू की याद रखते हैं, वैसे ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछ चुका है इसको। पानकू का ग्रंथ कौन सा है? शियन हांसू। और फान ए का ग्रंथ कौन सा है? हाउ हांसू। तो कुषाण वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है इन दो चीनी लेखकों के पुस्तकों से मिलता है, ज्ञात होता है। ये पता चलता है कि कुषाण जो है वो यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण जो थे वो यूची जाति की एक शाखा थे, यानी कबीला थे। यूची जाति पश्चिमी चीन में गोबी प्रदेश के कांसू और निंगसिया में निवास करती थी। गोबी डेजर्ट सुना है? कोल्ड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, ऐसे तो मंगोलिया में पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट जो चीन वाली साइड में है। तो गोबी प्रदेश के कांसू और निंगसिया में निवास करती थी। यूची जाति के पड़ोसी हुंगनू यानी हूण, हुंगनू मतलब हूण, ये हूण थे। हूणों ने यूची जाति पर आक्रमण कर दिया, जिससे यूची जाति को मूल निवास स्थान छोड़कर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना पड़ा और इली नदी घाटी में निवास करने वाली वुनसुन नामक जाति पर आक्रमण करके वहां से भगा दिया। कालांतर में यहां से यूची पश्चिम की ओर बढ़े और दो शाखाओं में बढ़ गए। क्या हो गए? देखो ना कितना कठिन समय रहा होगा। एक जाति दूसरी जाति पर क्या कर रही है? आक्रमण कर रही है ना, उनको हत्याएं कर रही है। उसके बाद वो वहां से भाग रहे हैं, वो भागकर फिर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरी वाली जाति को भगा रहे हैं। बड़ा संघर्ष था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लगती थी कभी। ठीक है। छोटी शाखा यह दक्षिण की ओर जाकर तिब्बत में बस गई, दक्षिण की ओर जाकर तिब्बत में बस गई। और दूसरी हो गई तायूची मतलब मुख्य शाखा। यह दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़कर सीड़ दरिया नदी घाटी में रहने वाले शकों को भगाकर वहां पर बस गई। इन्होंने शकों को भगाया, किसने? तायूची। कौन सी? तायूची। इन्होंने क्या किया? सीड़ दरिया नदी घाटी में रहने वाले शकों को भगाकर वहां पर बस गई। परंतु यूची जाति सीड़ दरिया घाटी में बहुत दिन नहीं रह सकी, क्योंकि वुनसुन जाति ने हूणों की सहायता प्राप्त करके सीड़ दरिया घाटी में यूचियों पर आक्रमण कर दिया और यहां से यूची पश्चिम की ओर प्रस्थान कर ताहिया यानी बैक्ट्रिया गए और शकों को यहां से भगाकर अपने राज्य स्थापित किया। और ऑक्सस नदी के उत्तर में सोगडियाना यानी बोरवारा, अब उसको बोरवारा बोलते हैं, सोगडियाना में अपनी राजधानी बनाई। ऑक्सस नदी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आप सुनेंगे ट्रांस ऑक्सियाना, तो समझ लीजिए ऑक्सस नदी के पार वाले क्षेत्र को ट्रांस ऑक्सियाना बोलते हैं। जैसे हम लोग ट्रांस गंगा बोल रहे हैं, ट्रांस यमुना बोल रहे हैं, यानी जहां पे भी ट्रांस आता है समझ लीजिए गंगा नदी के पार, ट्रांस यमुना यानी यमुना नदी के पार, ऐसे ऑक्सस नदी के पार ट्रांस ऑक्सियाना। ठीक है। तो ऑक्सस नदी के उत्तर में सोगडियाना यानी बोरवारा में अपनी राजधानी बनाई। अब ये कबीलाई नहीं रहे, बल्कि यूची राज्य 5 शाखाओं में बढ़ गई। कितने में? 5 शाखाओं में बढ़ गई। पहली जो शाखा थी वो हियुमी थी। पहली शाखा कौन सी? हियुमी। दूसरी शाखा होगी सुआंगमी, तीसरी होगी कुई स्वांग, और यही कुषाण है। कुई स्वांग, कुषाणों का असली नाम क्या है? कुई स्वांग। चौथी हो गई हितुन और पांचवी होगी काओफू। पांचवी कौन सी होगी? काओफू। इस विभाजन के 100 वर्ष बाद प्रथम शताब्दी में कुई स्वांग यानी कुषाण शाखा, जो चित्राल और पंजशीर के बीच बसा था, के सरदार क्यूत्सियू क्यो यानी कुजुल, क्यूत्सियू क्यू मतलब कुजुल ने अब अन्य चारों राज्यों को विजित करके एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया और स्वयं वांग बन गया। वांग मतलब राजा बन गया, स्वयं क्या बन गया? तो अब जो बनता है वो बनता है कुजुल कटफिशिस प्रथम। कुजुल कटफिशिस प्रथम 15 सेंचुरी एडी से 65 एडी तक, सॉरी 15 एडी से 65 एडी तक, एनो डोमिनी यानी ईसवी 15 ईसवी से लेकर 65 ईसवी तक कुजुल कटफिशिस ने शासन किया। कुषाण वंश को संगठित करने का श्रेय कुजुल कटफिशिस प्रथम को है। इसके सिक्के बड़ी संख्या में तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं
उसके सिक्कों पर एक तरफ अंतिम यवन शासक हर्मियस की आकृति मिलती है। संभवतः प्रारंभ में कुजुल हर्मियस का सामंत था। शुरू में क्या था? कुजुल कटफिशिस जो था वो किसका? हर्मियस का सामंत था। हर्मियस के बाद काबुल क्षेत्र में पहलवों की सत्ता कायम हुई, अर्थात कुजुल ने काबुल और कांधार के पहलवों को जीतकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना आपने, क्योंकि इसने सोने के सिक्के नहीं चलाए। ये ध्यान रखना कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाणों के समय के। किसके समय के? और अगर सोने का सिक्का बिल्कुल प्योर है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी है। गुप्तों के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, लेकिन उसमें इंप्योरिटी मिलती है, मतलब मिलावट मिलती है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रह गई थी जितनी की कुषाणों के समय में। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए, ठीक है। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? आंसर गुप्तों ने चलाए। किसने चलाए? और सबसे बड़ा स्वर्ण निधि यानी गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के मिले वो कहां से मिले? वो बयाना राजस्थान से मिले। बयाना सुना है? मुगल काल में भी पढ़ते हैं हम बयाना का नाम। वो नील के लिए प्रसिद्ध है, इंडिगो के लिए। मुगल काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? नील के लिए प्रसिद्ध था, यानी इंडिगो के लिए प्रसिद्ध था। तो मैं ये बता रहा हूं, फिर एक बार क्वेश्चन ये बना कि किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए? तो अभी आपने ये ध्यान रखना कि कुजुल कटफिशिस प्रथम ने नहीं चलाए। कुजुल कटफिशिस प्रथम ने सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए। इतना समझ में आ गया? उसके सिक्कों पर धर्मथीदस अर्थात धर्मथीत यानी धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। इसका मतलब धर्म, अगर कहीं पर धर्मथिदस, धर्मथीत ये शब्द मिल रहे हैं, इसका मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया उसने। क्या कर लिया? अब आता है विम कटफिशियस अगला। 65 एडी से 78 एडी तक भारत में विम कटफिशियस को कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो विम कटफिशियस था। विम कटफिशियस कब से कब तक शासक रहा? 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक। इसे कटफिशियस द्वितीय भी कहा जाता है। कटफिशियस द्वितीय भी कहा जाता है। चीनी ग्रंथ हाव हांसू में उल्लिखित है। मैंने बताया था आपको कि हाव हांसू जो है लिखी है वो फान ए ने लिखी है। किसने लिखी है? फान ए ने। तो चीनी ग्रंथ हाव हांसू में उल्लिखित है कि इसने तिएनचू अर्थात भारत को जीता और वहां अपना गवर्नर नियुक्त किया। तिएनचू को सिंधु नदी द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र माना जाता है। तिएनचू को सिंधु नदी द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। विम कटफिशियस ने ही सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्का प्रचलित किया। भारत में स्वर्ण सिक्का किस कुषाण शासक द्वारा प्रचलित किया गया? आंसर विम कटफिशियस द्वारा। कुजुल कटफिशियस द्वारा सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए गए, विम कटफिशियस द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए। इतना समझ में आ गया? विम कटफिशियस ने स्वर्ण और तांबे का सिक्का चलाया था। इसके सिक्कों के अग्रभाग पर यूनानी लिपि में लेख तथा पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में उसकी लंबी उपाधि मिलती है, जिसमें जो उपाधि है उसकी वो है महाराजस राजा धीराजस सर्वलोक ईश्वरस महेश्वरस विम कटफिशियस त्रत्रस। विम कटफिशियस त्रत्रस अर्थात महाराज राजाधिराज सर्वलोकेश्वर महेश्वर विम कटफिशियस त्राता अंकित है। महेश्वर ध्यान रखना आप, ये भगवान शिव का नाम है, ठीक है। त्राता अंकित है। इसके सिक्कों पर शिव नंदी और त्रिशूल उत्कीर्ण है। इसका मतलब शैव धर्म को मानता है। इसको मानता है। इसके सिक्कों पर शिव नंदी और त्रिशूल उत्कीर्ण है, जिससे उसका शैव मतानुयायी होना प्रमाणित होता है। और उसने माहेश्वर की उपाधि भी धारण की। शिव के, भगवान शिव के नाम के अनुकरण पर माहेश्वर की उपाधि भी धारण की। फिर यहां से क्वेश्चन बना हुआ, माहेश्वर किसकी उपाधि थी? आंसर विम कटफिशियस। किसकी? विम कटफिशियस के सिक्के पंजाब मथुरा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। मथुरा के निकट माट नामक स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र शाही वेम तक्षम उत्कीर्ण है। इसे विम कटफिशियस का माना जाता है। किसका? विम कटफिशियस का माना जाता है। विम कटफिशियस ने एक विस्तृत साम्राज्य कायम किया जो पार्थिया की सीमा से मथुरा तक था, जिसमें गांधार, लद्दाख, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित था। इतना समझ में आ गया? ठीक, मतलब वंशावली याद रखनी है आपने। जैसे वंशावली में जैसे सबसे पहले कुजुल कटफिशियस पढ़ना है आपने, कुषाण वंश का संस्थापक। फिर विम कटफिशियस पढ़ना है आपने, जो भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक है और भारत में सर्वप्रथम जो
मतलब सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण शासक जो है वो कौन है? विम कटफिशियस है। ठीक है, उसके बाद कनिष्क पढ़ना है आपने, कुषाण वंश का जो महानतम शासक है। इसके बाद कनिष्क को पढ़ेंगे हम, फिर वाशिष्क पढ़ेंगे, फिर हुविष्क पढ़ेंगे, फिर कनिष्क सेकंड पढ़ेंगे, फिर वासुदेव पढ़ेंगे, फिर कनिष्क थर्ड पढ़ेंगे, वासुदेव सेकंड पढ़ेंगे, और किदार कुषाण पढ़ेंगे, किदार। ठीक है, लेकिन मैंने कहा इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कनिष्क है। कौन है? कनिष्क। जैसे वाशिष्क, कनिष्क के बाद जो वाशिष्क आता है राजतरंगिणी में उसको जुस्क कहा गया है। क्या कहा गया है? जुस्क कहा गया है। और हुविष्क, इसके सिक्कों पर पाशुपत और शाक्त संप्रदाय संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। हुविष्क के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कनिष्क सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वासुदेव है, कनिष्क कुल का अंतिम शासक है ये। ठीक है, फिर कनिष्क थर्ड आता है, वो प्रथम परवर्ती कुषाण राजा है। फिर वासुदेव सेकंड आता है, ईरान के ससैनियन राजाओं द्वारा पराजित किया जाता है ये। और फिर किदार आता है जो समुद्रगुप्त का समकालीन था। कुषाण शासक किदार, ये समुद्रगुप्त का समकालीन था। इतना समझ में आ गया। अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं वो है कुषाण कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, यानी 78 एडी से 102 ईस्वी तक। कब तक? 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक। इसकी उपाधियां क्या कौन कौन सी हैं? इसकी उपाधि है महाराजाधिराज, देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, शाहनुशाही, शाहनुशाही, शाओना, नोशाओ यानी शहनशाह, शहनशाह यानी शाओना, नोशाओ यानी शहनशाह। इसकी राजधानी जो है वो पुरुषपुर है, जिसको कि पेशावर बोलते हैं आज। क्या बोलते हैं? प्रथम राजधानी इसकी पुरुषपुर थी, पेशावर, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। और कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। हाँ थी, यानी द्वितीय राज में जो राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है? कुषाणों की, वो मथुरा बनती है। और मथुरा से कुषाण की एक सिरविहीन प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जिसमें बड़े सुंदर जूते पहने हुए हैं उसने। ठीक है, तलवार है उसके पास, यानी जूते पहनते थे ये लोग। बड़ी, इसको नेट पे देखिएगा, कुषाण की सिरविहीन प्रतिमा जो मथुरा से प्राप्त हुई है। उसके बाद धर्म संरक्षण, महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था ये। इसका बौद्ध धर्म में महायान शाखा का संरक्षक था। फिर संरक्षित विद्वान जो थे इसके दरबार में वो कौन कौन थे? इसका राजवैद्य चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी है। कौन था राजवैद्य? चरक। दूसरा जो विद्वान था इसके दरबार में वो पार्श्व था, वसुमित्र था, अश्वघोष था। अश्वघोष जो था वो राजकवि था। किसका? कनिष्क का। और मैंने आपको बताया भी था कि पाटलिपुत्र के राजा ने 3 चीजें दी थी कनिष्क को। आक्रमण कर रहा था कनिष्क पाटलिपुत्र पर, पाटलिपुत्र के राजा ने 3 चीजें दी उसको भेंट की। एक 3 टांग वाला मुर्गा, एक बुद्ध का भिक्षा पात्र, और एक विद्वान अश्वघोष। और ये विद्वान अश्वघोष बाद में कुषाण शासक कनिष्क का राजकवि बना। और इसने बहुत सारे क्या लिखे? पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? बुद्ध चरित लिखी, सारीपुत्र प्रकरण लिखा, और क्या लिखा? बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, और सारीपुत्र प्रकरण जो है नाटक है वो, महायान श्राद्धोत्पाद, राष्ट्रपालम, ये सब चीजें लिखी है अश्वघोष ने। ठीक है। संगरक्ष, एक और विद्वान था इसके दरबार में, संगरक्ष, जो कि राजपुरोहित था। एक थे फिर और नागार्जुन, विद्वान नागार्जुन, किसके दरबार को सुशोभित करते थे? कुषाण शासक कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। इसने शक संवत चलाया 78 एडी में। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत चलाया। ये इसके राज्याभिषेक की तिथि है। क्या है? राज्याभिषेक की तिथि है। इसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया कश्मीर में। क्या बसाया? कनिष्कपुर नामक नगर बसाया कश्मीर में। और तक्षशिला, सिरकप बसाया इसने। क्या बसाया? सिरकप, यानी जिसको तक्षशिला बोलते हैं। कितना समझ में आ गया? तक्षशिला में ही उसने सिरकप नामक नगर बसाया। विम कटफिशियस के उत्तराधिकारी कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने अनेक विजयों के द्वारा एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया, जो ऑक्सस नदी घाटी से लेकर सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटी तक विस्तृत था। और आपका जो ऋषिकेश और श्यामपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ से तो मिले हैं कुषाणकालीन कई चीजें मिली हैं। ये भी कुषाण का क्षेत्र, कनिष्क का क्षेत्र था। कौन सा? श्यामपुर हो गया, आपका वीरभद्र हो गया, यहाँ से कुषाणकालीन कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। एक विजेता तथा महायान बौद्ध धर्म परायण शासक होने के साथ साथ वह धर्म सहिष्णु और कला मर्मज्ञ शासक भी था। क्या था? धर्म सहिष्णु, यानी टॉलरेंस था धर्म के प्रति, यानी अन्य धर्मों का भी सम्मान करने वाला। उत्तरी अफगानिस्तान के रवाता से प्रारंभ
से प्राप्त एक लेख में कनिष्क को विम कटफिशिस का पुत्र बताया गया है। रवाता अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? उत्तरी अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। उसमें ऐसा बताया जाता है कि विम कटफिशिस का पुत्र था कौन? कनिष्क, जो साकेत बोलते हैं अयोध्या को, सरयू नदी के तट पर। साकेत अयोध्या का पुराना नाम है। साकेत कौशाम्बी पाटलिपुत्र आदि का विजेता था। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था ये देख सकते हैं आप। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि का निश्चित ज्ञान किसी भी स्रोत से नहीं प्राप्त होता है, लेकिन इस संबंध में 1913 ईस्वी तथा 1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए और इसके द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति बनी कि 78 एडी में ही कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, A.L. बाशम ने राज्यारोहण की तिथि 78 एडी को माना है कि कुषाण शासक कनिष्क की जो राज्यारोहण की तिथि है वो क्या है? 78 एडी है। कनिष्क की विजय बता रहा हूं मैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र में चीनी अनुवाद के अनुसार कनिष्क देवपुत्र कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को पराजित कर हट जाने के रूप में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा पाकर, 3 टांग वाला मुर्गा पाकर संतुष्ट हो गया। पाटलिपुत्र के राजा से उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, लेकिन यह समझ लो कि उस जमाने में बुद्ध के भिक्षा पात्र का इतना मूल्य था कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की जगह पर वो उतने में ही क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। 3 टांग वाला मुर्गा तो क्या हुआ होगा? एक ही दिन में बना होगा, 3 लेग पीस आए होंगे, है ना? उसकी तो कीमत नहीं हो सकती। और लेकिन एक विद्वान अश्वघोष भी दिया साथ में। क्या दिया? ठीक है, फिर चीन के साथ युद्ध हुआ इसका। चीनी स्रोतों के अनुसार चीन के हानवंशी नरेश के आदेश पर सेनापति पांचाऊ ने काशगर, खोतान, कूचा आदि को जीतकर संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। कनिष्क चीन की साम्राज्यवादी नीति से चिंतित हुआ। उसने चीनी नरेश से अपनी समानता प्रदर्शित करने के लिए हनवंशी राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा, परंतु सेनापति पांचाऊ ने इसे अपने नरेश के लिए अपमानजनक मानकर कनिष्क के दूत की हत्या कर दी। क्या कर दी? कनिष्क के दूत की हत्या कर दी। ये लोग कर देते थे भाई दूतों की हत्या। दूत की हत्या। और हमारे यहां रावण भले ही क्या रहा हो, असुर रहा हो, लेकिन उसने भी दूत की हत्या नहीं की। भारत की जो परंपराएं हैं वहां पर दूत की हत्या नहीं की जाती है। ठीक है, राजदूत जो होता है वो तो खाली बेचारा क्या संदेश वाहक है, राजा का संदेश लेके आ रहा है। अब दूत क्या लेके गया? रिश्ता लेके गया कनिष्क का। किससे? उसने कहा कि मैं हनवंशी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं, यानी हमारा राजा हनवंशी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, लेकिन सेनापति पांचाऊ ने क्या कर दिया? हत्या कर दी दूत की। इससे कनिष्क क्रोधित हो गया और 70,000 अश्वरोहियों की एक सेना चीन पर आक्रमण के लिए भेजी, परंतु पर्वतीय कठिनाइयों से उसकी सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया और शेष सेना को सेनापति पांचाऊ ने खोतान में पराजित कर दिया। परंतु वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि संभवतः कनिष्क इस प्रथम आक्रमण की पराजय से रुका नहीं, बल्कि उसने चीन पर दोबारा आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। क्या किया? वेनसांग के अनुसार कनिष्क का सुंगलिंग पर्वत के पूर्व के प्रदेश अर्थात चीनी तुर्किस्तान, जिसमें काशगर, यारकंद, खोतान आदि शामिल थे, उस पर अधिकार था। इस प्रकार कनिष्क का चीन से 2 बार संघर्ष हुआ। पहले आक्रमण में पांचाऊ से पराजित हुआ, परंतु दूसरे आक्रमण में चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया। इस अधिकार की पुष्टि प्रोफेसर बेली ने खोतान से मिली एक पांडुलिपि से भी होती है, जिसमें बहलक यानी बैक्ट्रिया के शासक चंद्र कनिष्क का उल्लेख हुआ है। किसका? प्रोफेसर बेली ने खोतान से एक पांडुलिपि खोजी, उसमें लिखा हुआ है कि बहलक यानी बैक्ट्रिया का शासक कौन है? चंद्र कनिष्क। कौन है? चंद्र कनिष्क। उसके बाद फिर अब कनिष्क अभी रुका नहीं, कनिष्क फिर पश्चिमोत्तर प्रदेशों की विजय के लिए निकला। कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष में एक अभिलेख सुई विहार निचली सिंधु से मिलता है। सुई विहार निचली सिंधु से मिलता है, जिससे निचली सिंधु घाटी पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। पेशावर के जेद्दा से भी कनिष्क का एक लेख 11वें वर्ष का ही मिला है। वेनसांग कपिशा पर कनिष्क के अधिकार को पुष्टि करता है, अधिकार की पुष्टि करता है। वेनसांग बताता है कि कपिशा पर किसका अधिकार था? कनिष्क का अधिकार था। कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि कल्लण की राजतरंगिणी से होती है। कल्लण ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर पर कभी कनिष्क का अधिकार रहा था, मतलब वहां कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में।
जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो किसके समय में होती है? कुषाण शासक कनिष्क के समय में होती है, और उसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वसुमित्र होता है। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला, जो स्थिर विरांग थे वो हीनयानी बन जाते हैं, जो महासांगिक थे वो महायानी बन जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद अब अभी रुकता नहीं है कनिष्क, फिर मध्य एशिया पर अधिकार करता है। वेनसांग के अनुसार कनिष्क का अधिकार कासगर, यारकंद, खोतान, चीनी तुर्किस्तान पर था। खोतान से प्रोफेसर बेली की पांडुलिपि मिली है जिसमें चंद्र कनिष्क नामक बैक्ट्रिया के शासक का उल्लेख मिलता है। फिर पूर्वी भारत पर अधिकार, सारनाथ से कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष का विलेख मिला है। इस क्षेत्र में कनिष्क के सिक्के भी मिले हैं। कनिष्क के राज्यारोहण के दूसरे वर्ष का एक लेख कौसाम्बी से भी प्राप्त हुआ है। कहां से? कौसाम्बी से कनिष्क की एक मोहर मिली है। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बलिया के खैराडीह में एक कुषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? कुषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धर्मपिटक निदान सूत्र से पाटलिपुत्र पर आक्रमण के साथ साथ पाटलिपुत्र से सिक्के भी मिले हैं। अब इसके बाद भी नहीं रुका कनिष्क। दक्षिण भारत पर अधिकार, सांची से शक संवत 28 का एक लेख मिला है। यह एक बुद्ध प्रतिमा पर खुदा है और वाशिष्क का है। वाशिष्क का शासनकाल 4 वर्ष का ही था। ऐसे में यहां पर कनिष्क के काल में ही अधिकार किया गया होगा। इस प्रकार कनिष्क का साम्राज्य काफी विशाल था। यह मध्य एशिया से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक विस्तारित था। इस साम्राज्य के अंतर्गत अनेक ऐसे राज्य थे जो कनिष्क की अधीनता स्वीकार करते हुए भी स्वतंत्र थे, जैसे सारनाथ, कौसाम्बी और अयोध्या। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जिसमें गंगा, सिंधु और ऑक्सस की घाटियां सम्मिलित थी। क्या थी? गंगा, सिंधु और ऑक्सस। कहां रह गई ऑक्सस, कहां रह गई सिंधु और कहां रह गई गंगा? इतने बड़े साम्राज्य पर क्या किया? अधिकार किया। अब कनिष्क का जो अंत है वो बड़ा दुखांत है। जैसे अशोक महान का जो अंत है वो बड़ा दुखांत है, चंद्रगुप्त मौर्य का अंत जो है बड़ा दुखांत है। इतना संघर्ष करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखन विधि द्वारा प्राण त्यागने पड़े, अशोक को आधे आंवले पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। ऐसे कनिष्क का भी दुखांत कैसे हुआ? संस्कृत बौद्ध ग्रंथों से चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि उसके निरंतर युद्धों के कारण उसके सैनिक तंग होकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब वह उत्तरी अभियान पर जा रहा था तो बीमार पड़ गया। उसके सैनिकों ने उसका मुंह ढककर मुगदरों से पीट पीट कर उसको मार डाला। अरे सैनिक भी तो परेशान हो गए, कितना युद्ध लड़ेगा भाई। अर्थ है सफिशिएंट टू फुलफिल एवरीबॉडीज नीड बट इज नॉट सेटिस्फाई वन 1% ग्रेड। पृथ्वी के पास पर्याप्त है सबको देने के लिए, लेकिन एक आदमी अगर अपने लालच पर आ जाए तो फिर पृथ्वी के पास भी नहीं है उतना। कितना देख रहे होंगे आप, कुछ लोगों के यहां मशीनें लग रही हैं नोट गिनने की। कितना नोट कहां ले जाओगे भाई? जब पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचारी, जो पकड़े जा रहे हैं, तो उनके घरों से क्या निकल रहा है? इतने नोट निकल रहे हो कागज के। इसका मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर क्या कर दिया? नोट इकट्ठे करने में लगा दिया। कई ऐसे हैं जो बस जमीन लिए जा रहे, यहाँ प्लॉट वहां प्लॉट। अरे भाई कितने प्लॉट भाई, कितने पे रहोगे, कितना खाओगे? नहीं आया समझ में। पूरा उत्तराखंड खरीद लिया, पहाड़ के पहाड़। नहीं आया समझ में। क्या करोगे उन पहाड़ों पर? क्या बनाएंगे कि हम रिजॉर्ट बनाएंगे कि? अरे भाई चलो, कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क क्या था? बौद्ध धर्म का संरक्षक था। सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसमें? सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। धर्मपिटक निदान सूत्र, कल्हण और लामा तारानाथ कनिष्क को बौद्ध और बौद्ध धर्म का प्रचारक बताते हैं। वेनसांग के अनुसार महात्मा बुद्ध ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्वाण के 400 वर्ष पश्चात कनिष्क राजा होगा और वह बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। सीयूकी नामक ग्रंथ से विदित होता है कि कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। क्या किया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था। कनिष्क काल से प्राप्त बौद्ध मुद्राएं कनिष्क को बौद्ध धर्म का संरक्षक सिद्ध करती हैं। कुछ मुद्राओं पर शाक्य मुनि बुद्ध और मैत्रेय को भी दिखाया गया है, किंतु इन सिक्कों पर मुद्रित आकृति बिडोल प्रकृति की और यूनानी शैली की नकल करती हुई सी प्रतीत होती हैं।
कनिष्क के अनेक चैत्य और विहार बनवाए कनिष्क ने। पुरुषपुर पेशावर में उसके द्वारा निर्मित 400 फीट ऊंचे स्तूप का उल्लेख फाहियान और वेनसांग दोनों ही करते हैं। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे, वो भी करते हैं, और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आए थे, वो भी करते हैं। दोनों लोग करते हैं कि पुरुषपुर यानी पेशावर में कनिष्क द्वारा जो 400 फीट ऊंचा, 400 फीट समझते हो, 40 मंजिल, 400 फीट मतलब 40 मंजिला क्या बना रखा था उसने, जितनी हमारी 40 मंजिल होती हैं उतना ऊंचा विहार बना रखा था। उसको फाहियान ने भी देखा, वेनसांग ने भी देखा। उसके दंडनायक लल द्वारा रावलपिंडी के पास मणिक्याल में अनेक स्तूप बनवाए गए थे। क्या बनवाए गए? लेकिन मैंने कहा जब इस्लाम आया उस तरफ तो उन्होंने वो सारे क्या कर दिए? तोड़ दिए। क्या कर दिए? सारे बुत तोड़ दिए गए। कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार बैक्ट्रिया और चीन में भी हुआ। यद्यपि कनिष्क बौद्ध हो गया था, तथापि राजा के रूप में वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसके सिक्कों पर बुद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त यूनानी, एल्मी, मिथ्री, जरथुस्ट्री और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी उत्कीर्ण मिलती हैं। इसमें आइसो बोलते हैं शिव को, भगवान शिव को क्या है एक नाम, और आइसो दूसरे हो गए मीरो यानी ईरानी मित्र यानी सूर्य, ईरानी मित्र सूर्य, माओ यानी चंद्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय, यानी ये सारे नाम मिलते हैं। कितना समझ में आ गया? उसके बाद कनिष्क के उत्तराधिकारी होते हैं। पहला है वाशिष्क जो 102 से 106 ईस्वी तक शासन करता है। कनिष्क के पश्चात उसका बड़ा पुत्र वाशिष्क यानी 102 से 106 ईस्वी में राजा बना। इसे आरा अभिलेख में वाझेस्क और राज तरंगणी में जुस्क संज्ञा से संबोधित किया गया है। इसके 2 अभिलेख मथुरा और सांची से प्राप्त हुए। कहां से? मथुरा और सांची से प्राप्त हुए। उसके बाद हुविष्क बना 106 से 140, इसका शासनकाल काफी लंबा है। वाशिष्क के पश्चात हुविष्क राजा हुआ। हुविष्क के स्वर्ण और ताम्र सिक्के कपिशा से लेकर बिहार तक प्राप्त हुए हैं। काबुल के समीप वर्दाक से तथा गया बिहार से इसके अभिलेख मिले हैं। वर्दाक और गया बिहार से इसके अभिलेख मिले हैं, परंतु कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसमें सिंध पर उसके आधिपत्य की पुष्टि हो। संभवतः रुद्रदामन ने इसी समय सिंध पर अधिकार कर लिया था, शक शासक रुद्रदामन ने। ठीक है। कश्मीर पर हुविष्क का अधिकार था। राज तरंगणी के अनुसार इसने कश्मीर में हुविष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। इसने मथुरा में सुंदर विहार का भी निर्माण कराया था। मथुरा को अनेक स्मारकों से सजाया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर यानी पुरुषपुर की जगह मथुरा बन गया था। यानी अब द्वितीय राजधानी जो कुषाणों की है वो पेशावर की जगह कहां आ गई? अब मथुरा, क्योंकि उस तरफ किसका अधिकार हो गया? शकों का अधिकार हो गया, रुद्रदामन का अधिकार हो गया। अगला, इसके बाद कनिष्क सेकंड बनता है। हुविष्क के पश्चात कनिष्क सेकंड राजा बना। इसने सीजर और कैसर की उपाधियां धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट, सीजर और कैसर की उपाधियां धारण की, जो रोमन राजाओं की उपाधियां थी। किसकी थी? जूलियस सीजर सुना होगा आपने। तो सीजर और कैसर की उपाधियां धारण की, जो रोमन राजाओं की उपाधि थी। कनिष्क द्वितीय के पश्चात वासुदेव प्रथम शासक हुआ, जो कनिष्क कुल का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके लेख और सिक्के मात्र पंजाब और उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। संभवतः इस समय तक अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और मालवा पर कुषाणों का आधिपत्य समाप्त हो गया था। अब कुषाण सत्ता मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई थी। वासुदेव प्रथम के पश्चात का कुषाण इतिहास अंधकारमय है। कुषाण सत्ता की अवनति तीव्रतर हो गई। पश्चिम और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में शकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए। मथुरा और उत्तर भारत में भारशिव नागों, यौद्धेयों और मालवों की शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे कुषाण राज्य का विनाश हुआ। ये ध्यान रखना जरा, भारशिव नाग, यौद्धे डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, और मालवों की शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे कुषाण राज्य का विनाश हुआ। वासुदेव प्रथम के पश्चात के कुछ कुषाण राजाओं का नाम सिक्कों से ज्ञात होता है, जिन्होंने तृतीय शताब्दी के पूर्वार्ध तक शासन किया। इन राजाओं को परवर्ती कुषाण कहा गया। इनका इतिहास अपने आप में स्वतंत्र है। कनिष्क कुल से इनका कोई संबंध ज्ञात नहीं होता। इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं। अच्छा, कुछ और चीज बता दूं। चीन के उत्तर में रहने वाली जो हूण जाति है अक्सर चीन पर आक्रमण करती थी। इस खानाबदोश व बर्बर जातियों से सुरक्षा के निमित्त ही चीनी सम्राट सी हुआंगती, इसका नाम याद रखना भाई, सी हुआंगती ने 246 से 210 ईसा पूर्व में विशाल चीन की दीवार का निर्माण कराया था। तो चीन की दीवार किसने बनाई?
सी वांगती ने कब बनाई? 246 से 210 ईसा पूर्व, यानी जीसस के जन्म से 246 साल पहले भी इतना खतरा था चीन को कि उसने हूणों से अपनी रक्षा करने के लिए क्या किया? इतनी बड़ी दीवार बनाई। क्या किया? परकोटे बनाए, उसमें सैनिकों के वो मारने, भाले मारने के लिए नीचे क्या, और पहाड़ों पर बनी हुई है वो दीवार। बीच में तो ऐसा क्वेश्चन भी आने लगा था कि चांद से कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है चीन की दीवार, बाद में उसको मना कर दिया गया भी नहीं दिखता है, लेकिन पेपर में नंबर मिले उस पर, एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, चांद से दिखती नहीं दिखती, लेकिन उसको बाद में वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, नकार दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं दिखता है। इतना समझ में आ गया? तो विशाल चीन की दीवार का निर्माण किसने किया? सी वांगती ने 246 से 210 ईसा पूर्व में कराया। फलस्वरूप हूण अब अपना प्रसार पश्चिमी दिशा में करने लगे। इस क्रम में उनका यूची यानी कुषाण जाति से संघर्ष भी हुआ था। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई? क्वेश्चन बनते हैं कुषाण शासक यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? तो यूची जाति की तो 5 शाखाएं थी। ह्यूमी थी, सुआंगमी थी, हीतुन थी, काउफू थी और कुई स्वांग थी। तो कुई स्वांग को ही हम कुषाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुई स्वांग को ही कुषाण बोलते हैं। कुई स्वांग ही कुषाण है। यूची जाति की शाखा, अच्छा ये यूची वाला क्वेश्चन उत्तराखंड वालों ने पूछा कि कुषाण किस जाति से निकले थे? आंसर यूची जाति से निकले। अच्छा, यूची जाति की शाखाओं को कुषाण राज्य के रूप में संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुजुल किडफिशिस को दिया जाता है। इसको कुजुल किडफिशिस। कुजुल किडफिशिस ने काबुल क्षेत्र पर किसे पराजित करके अधिकार किया था? पहलवों को। किनको? पार्थियंस, पहलवों को पराजित करके अधिकार किया था। भारत का प्रथम कुषाण विजेता कौन था? विम किडफिशिस था। भारत का प्रथम कुषाण विजेता कौन था? विम किडफिशिस था। सबसे पहले किसने भारत में स्वर्ण सिक्का प्रचलित किया था? विम किडफिशिस ने। भारत में स्वर्ण सिक्का प्रचलित करने वाला पहला शासक विम किडफिशिस। स्वर्ण सिक्का बोल रहा हूं, तांबे का सिक्का कुजुल किडफिशिस ने चला दिया था, लेकिन स्वर्ण सिक्का किसने चलाया? विम किडफिशिस ने। विम किडफिशिस किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का था। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप ही भगवान शंकर के क्या उपासक हो। आपसे पहले भी 2000 साल पहले भी जो राजा थे, आपसे कई बड़े साम्राज्य पर शासन करने वाले, वो भी भगवान शिव के क्या थे? उपासक थे। विम किडफिशिस शैव धर्म का अनुयायी था। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा शासक था? तीसरा। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि कब मानी जाती है? 78 एडी। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया और 78 एडी में चलाया। शक संवत कब से शुरू होता है? 78 एडी में। और यह भी ध्यान रखना कि भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो 2 ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत पर आधारित है। एक तो हमारा यही चलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चलता है, जो कि आप लोग बोलते हो। एक जो मेन जो हमारा भारतीय कैलेंडर है वो है शक संवत। क्या है? और उसमें आप नहीं जानते हो महीने, है ना? और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जैसे चैत्र हो गया, आषाढ़ हो गया, बैसाख हो गया, ये सुने हैं महीने? फागुन हो गया। ठीक है, हाँ जी, बोलो बोलो। बैसाखी तो त्योहार होता है फिर बैसाख में। कनिष्क कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन? कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा वहां शासक था? तीसरा, ये बता दिया मैंने। कुषाण अभिलेखों सिक्कों पर जो तिथि अंकित है वह किस संवत की मानी जाती है? शक संवत की। माहेश्वर किसकी उपाधि थी? विम किडफिशिस की। माहेश्वर किसकी उपाधि थी? विम किडफिशिस की। भारत पर कुषाणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? पहलवों के समय में। किसके समय में? पहलवों के समय में। यूची जाति का मूल निवास स्थान कहां था? गोबी मरुस्थल। कहां? गोबी मरुस्थल। ये ध्यान रखना, गोबी कहां पड़ गया आपका? आज भले ही उसे मंगोलिया बोल रहे हैं आप, मंगोलिया में और चीन के बिल्कुल बॉर्डर पर आप देखना, गोबी मरुस्थल है, सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। जैसे हमारे यहाँ का कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है, लद्दाख फिर भी घूमने लायक है। गोबी में जाओगे तो वहां तो बस क्या बताना, है ना? मंगोलिया गए थे मोदी जी? मोदी जी मंगोलिया भी गए। मंगोलिया जैसे देशों को भी गरीब देश है, ठीक है, और गए वहां पर, है ना? तो वहां की संस्कृति देखी उन्होंने। तो गोबी मरुस्थल भाई, कोल्ड डेजर्ट, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है शायद वो।
यूची जाति का मूल निवास मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि जो ये था, क्या नाम है आपका, चंगेज खान, कुछ लोग सोचते हैं मुस्लिम था। मुस्लिम नहीं था, वो यहीं का था। जितना कठोर भूगोल होगा वहां का व्यक्ति उतना ही कठोर होगा। आप लोग मिलजुल के भाईबंदी में भाईचारे से इसलिए रह रहे हो क्योंकि भूगोल अच्छा है। गंगा यमुना के दोआबों में हो, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सरकार है आपके पास, आप ही चुन रहे हो, आप ही गालियां दे रहे हो, है ना, जो भी कर रहे हो, सब अधिकार है आपके पास। तीनों टाइम खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ है, कोई भारी आक्रमण नहीं हो रहा है ना, बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं है। इसलिए आप क्या हो, शांत हो और बड़े अच्छे से रह रहे हो। लेकिन भूगोल अगर कठिन होगा तो कैसे लोग होंगे? जब भूगोल कठिन होता है तो एक तो बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं वहां के, क्या होते हैं, और उनके अंदर क्षमताएं बहुत ज्यादा होती है संघर्ष करने की। और तीसरी चीज और होती है, गढ़वाली में कहते हैं धीत नहीं होती, उनकी धीत नहीं बढ़ती। धीत नहीं बढ़ती मतलब और बढ़ाओ साम्राज्य, और बढ़ाओ, वहां मतलब वही नहीं होता। ग्रीड जो है वो बढ़ जाता है, वो बचपन से आ गया, क्योंकि कभी मिला खाने को, कभी नहीं मिला, तो दिमाग में यही रहता कि इकट्ठा करो और करो और करो और करो। और कहां तक पहुंच गया चंगेज खान, कहां तक पहुंच गया? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते कहा इल्तुतमिश के साम्राज्य को खतरा पैदा कर दिया था। किसने? चंगेज खान ने। समझ में आ रहा है? जलालुद्दीन मंगबरनी मतलब दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, दुश्मनों को भी नहीं और दोस्तों को भी नहीं। चंगेज खान वो, अच्छा, जब भूगोल कठिन होता है ना तो धोखेबाज भी होते हैं कई बार। कैसे? जब संघर्ष करना पड़ता है, भाई माना मैं आपको कोल्ड डेजर्ट गोबी डेजर्ट में छोड़ दूं और एक रोटी दे दूं, और आप दोनों खास सहेलियां हैं या आप दोनों खास मित्र हैं, ठीक है, एक समय आएगा जब भूख अपनी पराकाष्ठा पर होगी और एक ही रोटी है, अब कौन खाए? तो कौन खाएगा उसको? जो जिंदा रहेगा, दूसरे को मारना पड़ेगा। तो मित्र ने धोखा दे दिया किसको? चंगेज खान को। पानी में उबाल के मारा उसने, पहले उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसके बाद क्या किया? पानी में उबाला उसको। तो वहां दंड भी कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं। तो चंगेज खान का स्टाइल था ये लड़ने का, ये भी ध्यान रखना। बोलते हैं कि आग लगा दी उसने, बच्चों को मार दिया, बूढ़ी औरतों को मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा, बच्चे बूढ़े आदमी जो भी है, मतलब पूरे नगर के नगर नष्ट कर दिए। ये क्या स्ट्रेटेजी होती है? ये वो स्ट्रेटेजी होती है कि जब अगले नगर पर वो आक्रमण करने जा रहा होगा तो खबर ही काफी होती है आधे लोगों को मारने के लिए। नहीं आया समझ में? जैसे आप ही के बीच में अगर अचानक मैं ये बोल दूं कि ये इस व्यक्ति ने, आपका बड़ा अच्छा बात कर रहे थे, आप सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक मैं बोल दूं कि इस व्यक्ति ने 7 मर्डर किए हैं, अचानक से आपके भाव बदल जाएंगे, अचानक से आप उससे डरने लगेंगे, अचानक से आप उसके सामने क्या सरेंडर करने लगेंगे। तो वही स्टाइल था किसका? चंगेज खान। क्रूर तो था, लेकिन वो युद्ध की भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि सामने वालों को इतना डर पैदा कर दो कि आधे वैसे ही मर जाए भगदड़ में। क्या कर जाए? समझ में आया? ठीक है, क्या ढूंढा? चलो, कुषाण किस जाति से संबंधित थे? यूची जाति से संबंधित थे। किससे? यूची जाति से संबंधित थे। यूची की कुईस्वांग यानी कुषाण शाखा किस क्षेत्र में बसी? चित्राल और पंजशीर में बसी। पंजाब जिसको हम बोल रहे हैं, चित्राल और पंजशीर में जाकर बसी। कौन सी? कुईस्वांग। ठीक है, अब शक संवत के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। शक संवत जो है, कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था। यह संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि से प्रारंभ होता है। पहले इस संवत का कोई नाम नहीं था, सिर्फ संख्या के रूप में ही इसका उल्लेख कुषाणों और उसके अधीन शासन करने वाले शक क्षत्रपों के लेखों और सिक्कों पर प्राप्त हुआ है। भाई मैं कई बार प्रश्न पूछता हूं आपसे कि शक कुषाण शासक कनिष्क शक संवत क्यों चल रहा है, क्यों चला रहा है? अगर गुप्त लोग गुप्त संवत चला रहे हैं, अगर कलचुरी चेदी वाले चेदी संवत चला रहे हैं, तो ये कुषाण होके शक संवत क्यों चला रहा है, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो मैंने कहा इसका कोई नाम नहीं था इस संवत का, खाली अंक चलते थे कि इतने में। और इसका प्रयोग कौन कर रहे थे? शक क्षत्रप कर रहे थे। कौन कर रहे थे? क्योंकि पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों द्वारा 4वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग किया जाता रहा, इसी कारण इसका नाम शक संवत प्रचलित हो गया। ये समझ में आया?
भारत में शक क्षत्रपों द्वारा 4वीं शताब्दी तक इसी संवत का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम शक संवत प्रचलित हो गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। हमने भी किसको अपनाया? शक संवत को अपनाया। और ये भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए इस पे कि हमने विक्रमी संवत क्यों नहीं चलाया? हमें कायदे से विक्रमी संवत चलाना चाहिए था ना। विक्रमी संवत हमारे राजा के द्वारा बनाया गया संवत था। हमने कुषाण के द्वारा चलाया गया और शक क्षत्रपों के द्वारा अपनाया गया संवत क्या किया? अपने कैलेंडर में रखा। ऐसा क्यों किया हमने? और हम ऐसे में पीछे नहीं जा रहे हैं। 78 AD एना डोमिनी, हमें अपने आप को ईसा से पीछे कर रहे हैं, जबकि हम ईसा से पहले के भी हैं। नहीं आया समझ में? अगर भाई 57 BC कर देते, 57 BC कर देते तो 2025 में ऐड हो जाता 57। लेकिन अब हम क्या करते हैं? 78 घटाते हैं। 2025 में 78 घटाएंगे तो हमारा संवत ऐसे लग रहा है हम बाद में आए। अभी तो नहीं, अभी तो हमें पता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हो सकता है कल को ये बोले कि हम बाद के हैं। भाई जो ईसाइयत है वो पहले की है। नहीं आया समझ में? करते क्यों नहीं है? सरकार से बात करो। मैं एक साधारण सा शिक्षक हूं, मैं क्या कर सकता हूं? और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। भाई शिक्षक साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। उसके लिए संख्या बल चाहिए होता है। लेकिन चलो, तो मैंने कहा आपको कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, 57 में अपनाया गया। ये ध्यान रखना आप, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। हमारा जो प्रथम महीना है वो कौन सा है? चैत्र। और ये ध्यान रखना, जिस दिन भारतीय नव वर्ष होगा उस दिन कृपया मुझको बधाई जरूर देना और मैं भी आपको दूंगा। खाली हैप्पी न्यू ईयर बोल के नहीं होता है, ये उनका है ग्रेगोरियन वाला हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जो होता है हमारा वो कब होता है? चैत्र माह। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है और जो सामान्यतः 22 मार्च को, लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है, लीप ईयर में। ध्यान रखना, लीप ईयर उसको बोलते हैं जिसमें 4 का भाग चला जाए और 400 का भाग चला जाए। कुछ ऐसा होता है 4 का भाग चला जाए जिसमें। वर्तमान में विक्रमी संवत जो है वो 57 BC का है। विक्रमी संवत कब का है? 57। तो ऐड कर दो आप 2025 में 57, तो आपको अपना पता चल जाएगा विक्रमी संवत क्या चल रहा है। और 2025 में 78 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शक संवत चल रहा है। ठीक है? और जो विद्या मंदिर है वो किस संवत पर चलता है? विक्रमी संवत पर या शक संवत पर? जो भारतीय संस्कृति वाले लोग जो जीवित रखे हुए हैं वो किस संवत को मानते हैं? विक्रमी संवत को या शक संवत को? विक्रमी संवत को मानते हैं ना। चलो, इतना समझ में आ गया भाई। अगला मैं बता रहा हूं, कनिष्क का सारनाथ अभिलेख मिला है। सारनाथ के बोधिसत्व की एक विशाल मूर्ति मिली है जिस पर कनिष्क का शक संवत की में तिथि 3 अंकित है, अर्थात यह कनिष्क के राज्यारोहण के 3रे वर्ष का है। इसमें मथुरा में शासन करने वाले महाक्षत्रप खरपल्लान और वाराणसी पर शासन करने वाले क्षत्रप बनस्पर का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारनाथ अभिलेख में किन 2 महाक्षत्रपों के नाम मिलते हैं? एक मिलता है खरपल्लान का, एक मिलता है बनस्पर का। खरपल्लान है मथुरा का और बनस्पर है वाराणसी का। इसमें यह भी उल्लिखित है कि खरपल्लान ने दान देकर भिक्षु दल द्वारा यह विशाल मूर्ति स्थापित करवाई थी। इतना समझ में आ गया। एक कनिष्क का सुई विहार अभिलेख है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहां से सुई विहार से। कनिष्क के राज्यारोहण के 11वें वर्ष का लेख है। सुई विहार अभिलेख वर्तमान में पाकिस्तान के भावलपुर के निकट प्राप्त हुआ है। भावलपुर एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहां से सुई विहार अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि कनिष्क का अधिकार सिंधु क्षेत्र पर था। किस पर था? सिंधु क्षेत्र पर था। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित है कि रुद्रदामन का अधिकार सिंधु सौवीर क्षेत्र पर था। रुद्रदामन का काल 130 से 150 AD माना जाता है, मतलब है 130 से 150 AD है। ऐसे में रुद्रदामन ने कनिष्क के उत्तराधिकारियों से इस क्षेत्र को छीनकर इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया होगा, ऐसा माना जाता है। पुराण, अष्टाध्यायी और वृत संहिता आदि ग्रंथों से दक्षिणी पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के क्षेत्र में कुषाण वंश के ध्वंसावशेषों पर यौधेयों के राज्य का प्रमाण मिलता है। इनके सिक्कों पर देवता
कार्तिकेय का अंकन मिलता है। स्कंद कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के बड़े पुत्र, देवताओं के सेनापति। कौन? कार्तिकेय। ठीक है, और क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे कैसे बनते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक है। कनिष्क ने बुद्ध का भिक्षा पात्र कहां से प्राप्त किया था? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो पान चाउ ने पराजित किया था। किसने? पान चाउ। कनिष्क ने चीन से किस क्षेत्र को जीता था? चीनी तुर्किस्तान। चीनी तुर्किस्तान। किस भारतीय शासक ने चीन की हन वंशी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया था? कनिष्क। कनिष्क। कहां से एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है जिस पर बैक्ट्रिया के शासक चंद्र कनिष्क का उल्लेख प्राप्त होता है? खोतान। कहां से? खोतान से। खोतान से प्राप्त पांडुलिपि में उल्लिखित चंद्र कनिष्क का तादात्म्य किससे स्थापित किया जाता है? तो आंसर कनिष्क से। किससे? कनिष्क से। भारत के किस वंश के शासकों का साम्राज्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? आंसर कुषाणों का। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है आंसर कुषाणों का। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को सुनिश्चित करने के लिए कहां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? आंसर लंदन में। चरक संहिता कितने अध्याय और कितने खंडों में विभाजित है? तो 120 अध्याय हैं चरक संहिता में, और कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। खंड को स्थान बोलते हैं, वहां पर 8 स्थान हैं यानी खंड हैं, और 120 अध्याय हैं। इतना समझ में आ गया? अगला एक कौशांबी अभिलेख है, कनिष्क काल के जो लेख है और उनकी तिथियां बता रहा हूं मैं। कौशांबी अभिलेख जो है राज्यारोहण के दूसरे वर्ष का है। राज्यारोहण के सारनाथ बौद्ध अभिलेख या राज्यारोहण के तीसरे वर्ष का है। इस पर अंकित तिथि 3 है, अर्थात 78 + 3 यानी 81 एना डोमिनी का है। और यह एक प्रतिमा अभिलेख है जो मथुरा से लाकर सारनाथ में स्थापित की गई। मथुरा से लाकर सारनाथ में स्थापित की गई। सुई विहार अभिलेख या राज्यारोहण के 11वें वर्ष का। क्रम पूछेगा यूपीएससी, ये डेट नहीं पूछता है कब का है और क्या है, वो क्रम पूछेगा, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है। फिर जेद्दा उन्द पेशावर अभिलेख, ये राज्यारोहण के 11वें वर्ष का है ये भी। फिर मणिक्याल यानी रावलपिंडी लेख, यह कनिष्क के राज्यारोहण के 18वें वर्ष का है। इसमें कनिष्क के दंडनायक लल द्वारा यहाँ स्तूप बनाए जाने का विवरण प्राप्त होता है। फिर एक है रबातक अभिलेख, अफगानिस्तान से मिला है। यह अभिलेख 1993 ईस्वी में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से प्राप्त किया गया। इस अभिलेख में साकेत, कौशांबी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। यह अभिलेख यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है, जो कुषाण शासक कनिष्क प्रथम से संबंधित है। किससे? कनिष्क से संबंधित है। कुषाण शासक कनिष्क प्रथम से संबंधित है। फिर क्वेश्चन बने कि कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर कहां बसाया? तो कश्मीर में। शक संवत और विक्रमी संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। विक्रमी संवत 57 BC का है और शक संवत आपका 78 AD का है। बलिया के खैराडी नामक स्थल के उत्खनन से किस काल की बस्ती का साक्ष्य मिला है? आंसर कुषाण कालीन। कहां से? बलिया आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कई लोग बिहार समझते हैं। बलिया कहां है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार की बॉर्डर पर है, इसलिए वहां की संस्कृति जो है वो बिहार जैसी है, मिलती जुलती है। बट बलिया कहां पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो बलिया के खैराडी में जो उत्खनन हुआ, वहां से कुषाण कालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं। और ये भी ध्यान रखना, अगर माना आप श्यामपुर वाले क्षेत्र में रहते हो और अपनी बुनियाद खुदवा रहे हो और कोई घड़ा या कोई तलवार या कोई चीज मिल जाए, कोई सिक्का, तो कृपया उसको कब्जा मत करना, उसको सरकार को देना। उससे इतिहास जानने में क्या मिलेगा? कुछ लोग क्या करते हैं, सोने के सिक्के मिले, उसको डलवाया, आपने गहने बनवा दिया। अरे भैया, इतिहास खराब कर दिया आपने। 10% देगी सरकार आपको, हालांकि उतना नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? 10% कम होता है क्या सरकार का? नाम अंकित होगा आपका, ईमानदारी में लिखा जाएगा। उससे इतिहास पढ़ने में जानकारी मिलती है कि ये क्षेत्र किसका था। वो कह रहे हैं नहीं देंगे, कि हम नहीं दोगे? पहले नौकरी लगो, जमीन खरीदो, तब बुनियाद खुदवाना। ठीक है। चलो जी, कहां से कनिष्क की एक मोहर मिली है? कौशांबी। कनिष्क की एक मोहर कहां से मिली है? कौशांबी से। कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण का विवरण किसमें सुरक्षित है? धर्मपिटक निदान सूत्र में। किसमें? धर्मपिटक निदान सूत्र में।
कनिष्क की राजधानी कहां थी? पुरुषपुर पेशावर में। पुरुषपुर पेशावर में। और मैंने आपको बोला कि पहले पेपर निकालो, नौकरी करो, तब जमीन लो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौकरी से ही कमाता है आदमी। मैं तो कई बार बोलता हूँ उद्यमी बनो। क्या बनो? उद्योग लगाओ, उद्योगपति बनो। कहा ठीक है अध्ययन करो, लेकिन अगर आपको उद्यम लगाना तो उद्योगपति बनो। लोगों को जॉब दो, उसमें क्या करो? जॉब दो। कम से कम 100-200 लोग आपसे जॉब प्राप्त करें तो देश को भी क्या मिलेगा? उससे फायदा मिलेगा, है ना। रोजगार, बेरोजगारी में कमी आएगी। पर नहीं जी, हमें तो क्या करना है? खाली जंप करनी है सीधे। चलो, कनिष्क की राजधानी कहां थी भाई? पुरुषपुर थी, पेशावर। कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण का विवरण किसमें सुरक्षित है? धर्मपिटक निदान सूक्त में सुरक्षित है। यानी धर्मपिटक निदान सूक्त से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र के राजा ने 3 चीजें दी कनिष्क को: बुद्ध का भिक्षा पात्र, विद्वान अश्वघोष और 3 टांग वाला मुर्गा, एक अद्भुत मुर्गा। सांची नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर बेतवा। कौन? जैसे भोपाल पूछा एक बार उन्होंने, तो भोपाल जो मध्य प्रदेश में है वो पार्वती और बेतवा के बीच में है। तट पर नहीं बोलेंगे, 2 नदियों के बीच में है, बहुत दूर है, पार्वती और बेतवा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये जो सांची है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बेतवा नदी के किनारे है सांची। सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में हुआ था? कुषाण काल में। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में हुआ था? कुषाण काल में। इवन जो चीन में आपका शाओलिन टेम्पल है, इसका मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा जो मंदिर है पूरे विश्व में, वो शाओलिन टेम्पल है। बताया जाता है कि वहां पर वो जो मार्शल आर्ट चीन में गई, वो बौद्ध लेकर गए। कौन लेकर गए? मॉन्क्स जो थे, वो हिंसा नहीं करते थे, वो आत्मरक्षा के लिए सीखते थे। और जो उनकी मार्शल आर्ट है उसमें आपको साफ साफ दिखेगा, ब्रीथिंग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, यानी श्वास पर बड़ा जोर देते हैं। इसका मतलब जो मार्शल आर्ट के साथ साथ योग भी गया वहां पर, क्योंकि योग में प्राण के आयाम को बढ़ाया जाता है, सांसों को रोककर और क्या छोड़कर, एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता है प्राण के। ये पता है? कौन गए थे वहां? पिक्चर भी बनी है, साउथ इंडियंस बनाते हैं ऐसी पिक्चर। नॉर्थ इंडियंस बनाते हैं धूम मचाले धूम, और साउथ इंडियंस बनाते हैं संस्कृति पर। क्या बोलते हैं साउथ इंडियन? जो जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड और नीचे वाला कौन सा है? टॉलीवुड। हाँ, तो टॉलीवुड तो काफी टॉल है भाई, ये हमारे इस वुड से तो काफी ऊंचा है उसका स्थान। ठीक है, बेतवा नदी समझ में आ गया। सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में हुआ था? कुषाण काल में। कनिष्क का सारनाथ अभिलेख किस ईस्वी का है? 81 ईस्वी का है। कब का है? 81 ईस्वी का है। कनिष्क ने किसे मथुरा का महाक्षत्रप नियुक्त किया? खरपल्लान को किया। किसको? खरपल्लान। कनिष्क का सारनाथ अभिलेख किस पर अंकित है? पाषाण की बोधिसत्व मूर्ति पर अंकित है। कनिष्क के किस अभिलेख में यह कहा जा सकता है कि उसका सिंधु घाटी पर अधिकार था? सुई विहार अभिलेख। सुई विहार अभिलेख मैंने बताया था अभी। कहां मिला था सुई विहार अभिलेख? पाकिस्तान में मिला था। कुषाण वंश में कनिष्क के पश्चात कौन राजा बना? वाशिष्ठ बना। शक शासक रुद्रदामन ने किससे निचली सिंधु घाटी को छीनकर वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया? आंसर कुषाणों से। राजतरंगिणी में जुस्क किसे कहा गया है? वाशिष्ठ को। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला लेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कनिष्क कुल का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? वासुदेव प्रथम था। कौन था? वासुदेव प्रथम था। भारशिव नाग कहां के शासक थे? मथुरा के। भारशिव नाग कहां के शासक थे? मथुरा के। किस कुषाण शासक ने अपनी रक्षा हेतु चीनी दरबार में दूत मंडल भेजा था? वासुदेव द्वितीय। वासुदेव द्वितीय। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारी चीजें